जाएगा और ये जो वेवफॉर्म है ये इस फॉर्मेट में हमारी हो जाएगी जब हम हाफ वेव यूज करेंगे। तो बेसिकली हमारा मोटो क्या है कि हमारा ये पीक फाइंड आउट करना, ये पीक वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, ये इसके ऊपर से हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये वोल्टेज कितना है। दिस इज अ वोल्टेज मेजरमेंट टेक्निक। और करंट में भी सेम होता है, सिर्फ करंट में हम सीटी से ये एकदम माइन्यूट होती है वैल्यू। या भी इसका पीक वैल्यू 5 वोल्ट रहेगा, सपोज 5 वोल्ट। ओके, तो करंट के वेवफॉर्म का 1.2 या 1.3 एकदम छोटा वैल्यू रहेगा बस। बाकी प्रिंसिपल तो दोनों का सेम है मेजर करने का। और एंगल मेजरमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एक करंट का वेवफॉर्म और वोल्टेज का वेवफॉर्म, इसका हम क्या करेंगे इंटरप्ट में डाल के टाइमिंग द्वारा, मतलब ये जो हमारे वेवफॉर्म है ये ऐसे कर वोल्टेज की, एक सेकंड ना, करंट एंड वोल्टेज की वेवफॉर्म है। अब हमें ये जीरो क्रॉसिंग डिटेक्शन डिटेक्ट करना है। वेवफॉर्म हमारी कहाँ पे जीरो पे डिटेक्ट हो गई है। ओके, ये हमें चेक करना है। ये जो डिफरेंस होता है ये आपका होता है फाई, जो आपको फाइंड आउट करना है। और आपका पावर रहेगा वी आई कॉस फाई, पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। आपका जो भी रहेगा वैल्यू वी आई कॉस फाई, इसको अच्छी तरह से लिख लेंगे। P is equal to VI cos एंगल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, अभी फाई का सिंबल नहीं, जो भी है एंगल, ये हम एंगल 500 करेंगे। और ये जो वैल्यू आपको मिलेगी ये हम IoT से डालेंगे क्लाउड के ऊपर। कुछ डाउट है आपके? दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। यस सर। सर हमारा प्रोजेक्ट IoT बस है, तो आर्डिनो का क्या यूज है हमारे प्रोजेक्ट? आर्डिनो ने हम ESP8266 यूज कर रहे हैं उसके लिए। यूएसपी के कोई एडवांटेजेस और एप्लीकेशन जो इस प्रोजेक्ट में यूज हो रहे हैं? क्योंकि हमारा जो पिक माइक्रो कंट्रोलर है उसके ऊपर वाईफाई नहीं होता, तो हमें वाईफाई के लिए हम ESP8266 यूज कर रहे हैं। और ESP8266 के ऊपर ADC एक ही होता है, हमें 2 ADC चाहिए, इसीलिए हम दोनों का कॉम्बिनेशन बना के ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो सर हमारे प्रोजेक्ट में जो कंपोनेंट्स है उसकी स्पेसिफिकेशन या तो फिर रेटिंग हमको मिलेगी, तो फिर हमको कल बताने में इजी होगा। वो तो प्रियम सर दे देंगे आपको। हेलो प्रियम सर। यस सर। हाँ, वो लिस्ट तो आपको मैंने दी थी, वो दे देंगे ना उनको। हाँ, वो इनको सिनॉप्सिस के अंदर मिल जाएगी अभी। यस, है ना? हाँ। और सर एक बार वो ब्लॉक डायग्राम अगर आप हमको एक्सप्लेन कर देंगे तो। ब्लॉक डायग्राम चाहिए? ओके, आपको मिला होगा ना पीपीटी में ब्लॉक डायग्राम? हाँ क्या है? हाँ, लेकिन वो आपसे एक्सप्लेनेशन चाहिए वर्किंग का, टोटल वर्किंग का। चलेगा, आप स्क्रीन शेयर करो। मैं स्टॉप कर देता हूँ मेरी स्क्रीन। हाँ, जिनके पास ब्लॉक डायग्राम है आप लोग डाउनलोड करके स्क्रीन शेयर कीजिए। किनके पास में ब्लॉक डायग्राम है? किसी के पास? हाँ, पोर्टल से डाउनलोड कर लो पीपीटी और उतना सा स्क्रीन शेयर कर लो।
ब्लॉक डायग्राम को पीपीटी में मिला था, सिनॉप्सिस में मिला था? यस सर। किस में मिला था? सर सिनॉप्सिस में मिला। इस ब्लॉक डायग्राम की बात कर रहे हो? यस सर। हाँ विजय सर, ये स्क्रीन पे जो मैंने शेयर किया ये वाला समझाना है इनको। यस हाँ, अभी देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, इसको 230 वोल्ट हमारा ये जाएगा सप्लाई। देखिए ये 230 वोल्ट सप्लाई जाके ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ये स्टेप डाउन कर देगा इसको। मतलब ये जो 230 वोल्ट है इसका कन्वर्जन हम करेंगे 5 वोल्ट में, और 5 वोल्ट से आप, मैंने जो अभी बताया था जीरो क्रॉसिंग डिटेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, वैसे जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर देके पिक कंट्रोलर के पिन को देंगे हम। सेम वैसे ही हमारा करंट से भी वैसा है। करंट ट्रांसफार्मर सीटी रहता है, उसका क्या रहता है कि सीटी मतलब क्या, सपोज हमारा करंट 30 एम्पियर है तो उसका कन्वर्जन 30 मिली एम्पियर में करता है। ये सपोज हमारा करंट अभी 5 एम्पियर है तो उसका कन्वर्जन 5 मिली एम्पियर में करता है। मतलब एम्पियर टू मिली एम्पियर कन्वर्जन के लिए हम करंट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो करंट रहता है वो हमेशा उसके सीरीज में हमें लोड लगाना पड़ता है, नहीं तो हम हमेशा आपकी करंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो मल्टीमीटर आप करंट मोड पे रख के डायरेक्ट आपके इसमें डालेंगे, आपके सप्लाई में, तो आपको पता चलेगा कि उसकी वैल्यू 0 आएगी। लेकिन आपको अगर करंट मेजर करना है तो आप बीच में बल्ब लगा के उसके सीरीज में आप मेजर कर सकते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है करंट की। ओके, तो यहाँ पे लिखा है उसके लिए रेजिस्टिव लोड या इंडक्टिव लोड, जो भी अभी आप अगर बल्ब यूज कर रहे हैं तो रेजिस्टिव और इंडक्टिव का कॉम्बिनेशन होता है लोड का। आरएल लोड आप वो यूज कर सकते हैं या कॉइल यूज कर सकते हैं, आरएल लोड कौन सा भी यूज कर सकते हैं। ओके, और उसका इनपुट जाएगा हमारे पिक माइक्रो कंट्रोलर को। और आउटपुट सेक्शन में क्या आ जाएगा, जो हमारे वैल्यूज है वी आई कॉस फाई के, वो सारे वैल्यू हमारे एलसीडी के ऊपर दिख जाएगी। एलसीडी एंड एलसीडी ड्राइवर एलसीडी के ऊपर दिख जाएगी। एक क्रिस्टल ऑसिलेटर क्यों रहता है, ये पिक माइक्रो कंट्रोलर है, ये डिजिटली काम करता है। डिजिटल काम करते हुए उसको पल्सेस की जरूरत होती है, मतलब ये 0 और 1, उसको बाकी कुछ नहीं पता चलता, ओनली 0 एंड 1। जो ये पल्सेस होते हैं ये क्रिस्टल ऑसिलेटर प्रोवाइड करता है। 20 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलेटर होता है ये क्रिस्टल ऑसिलेटर। ओके, और इसके जो वैल्यूज आएंगे, जो हमारे वी आई कॉस फाई के जो वैल्यू आएंगे, वो हम सीरियली ट्रांसफर करेंगे ESP 8266 को, और ESP 8266 हमारा डालेगा क्लाउड के ऊपर। दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लॉक डायग्राम। सर एलईडी इंडिकेटर, एलईडी इंडिकेटर इंडिकेशन के लिए एक्चुअली आपका सप्लाई आया है कि नहीं, अगर कुछ फॉल्ट हुआ तो एलईडी लगेगा, सप्लाई आया हो तो एलईडी लगेगा। एलईडी जस्ट इंडिकेटर, आपका जो भी उसका इंफॉर्मेशन है वो सारा आपको एलसीडी पे और थिंग्स पिक के क्लाउड पे दिखेगा। अभी आप सप्लाई उसको लगाएंगे रेगुलेटेड पावर सप्लाई और प्लग बटन ऑन करेंगे तो आपका एलईडी ऑन हो जाएगा और आपको बताएगा कि आपका जो बोर्ड है वो ऑन हो चुका है। इट इज जस्ट इंडिकेटर। क्योंकि आपके इसमें कुछ फॉल्ट जो, हेलो फिर एक बार रिले यूनिट का भी बता दीजिए। कैपेसिटर बैंक, अगर आपको पावर फैक्टर के हिसाब से कैपेसिटर बैंक स्विच करना है तो रिले यूनिट का यूज होगा। आपका पावर फैक्टर डिटेक्शन तो नहीं है ना, मतलब ये नहीं है ना, कैपेसिटर करेक्शन भी है क्या, पावर फैक्टर करेक्शन? हाँ सर, पावर फैक्टर कंट्रोल है हमारा, करेक्शन एंड कंट्रोल। हाँ, तो जब हमारा पावर फैक्टर अभी अगर सपोज 1 इज अ स्टैंडर्ड पावर फैक्टर, तो हमारा सपोज 0.85 से कम होगा तो हम उसे बैड पावर फैक्टर कहते हैं। एक्चुअली इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के हिसाब से 0.75 रहता है, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए हम 0.85 पकड़ते हैं। 0.85 से अगर कम रहेगा तो इट इज बैड पावर फैक्टर। तो हम क्या करते हैं कि पहले एक कैपेसिटर उसमें ऐड ऑन करते हैं, एक कैपेसिटर ऐड ऑन करते हैं वो तो चेक, और उसके बाद चेक करते हैं। अभी आपको ये पता चलेगा, आपको बेसिक वर्किंग मालूम है, इंडक्टर होगा तो वो लीड होता है कि लैग होता है, करंट एंड वोल्टेज एक दूसरे को। इंडक्टर में करंट और लैग होता है, वोल्टेज से लीड होता है, और कैपेसिटर में एग्जैक्टली अपोजिट होता है। नहीं सर, इंडक्टर में लैग होता है वोल्टेज से करंट।
हाँ, आप दोनों के अपोजिट भी सोच सकते हैं। हम अभी हमारे केस में वोल्टेज एक्स एक्सिस पे रहेगा, करंट वाई एक्सिस पे रहेगा हमारे केस में। ओके, तो हमें क्या करना है, अगर हमारा प्योर इंडक्टिव लोड है तो हमारा वोल्टेज करंट से क्या करेगा, लीड करेगा कि लैग करेगा? लैग करेगा। लैग करेगा, बराबर। तो लैग करेगा तो हमारी पावर फैक्टर की वैल्यू खराब आएगी। तो हमें उसे इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, एक कैपेसिटर ऐड करना है ताकि वो लीड करे। ऐसे हम हमारे रिले के 3 या 4 रिले हो गए, उसके हिसाब से 3 या 4 रिले के वैल्यूज रहेंगे। वो डिपेंड है, कोई लोग 4 स्टेज होता है, 8 स्टेज होता है, 16 स्टेज होता है, ऐसे मल्टीपल स्टेज के कैपेसिटर पावर फैक्टर करेक्शंस होते हैं। सपोज हम हमारे प्रोजेक्ट के लिए 4 स्टेज का भी यूज करते हैं तो 4 रिले को 4 कैपेसिटर के अलग अलग वैल्यू होगी। हम वन बाय जो सबसे पहला रिले होगा उस पे सबसे कम वैल्यू का कैपेसिटर होगा और असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे, सेकंड रिले पे उससे ज्यादा, थर्ड पे उससे ज्यादा, फोर्थ पे उससे ज्यादा। अभी फर्स्ट रिले हम ऑन करेंगे, एनसी से नो करेंगे तो वो आ जाएगा आपके इंडक्टर लोड के पैरेलल में। तो हम तभी चेक करेंगे पावर फैक्टर हमारा लीड में आया है कि नहीं। अगर तभी भी वैल्यू अगर 0.85 से कम है तो हम वापस एक बार ऐड करेंगे और एक बार चेक दूसरा कैपेसिटर ऑन करेंगे और चेक करेंगे कि वो 85 से कम है, ज्यादा है कि नीचे है कि ऊपर है। हमें हमेशा वैल्यू ऊपर चाहिए। अगर ऊपर है तो हम स्टॉप करेंगे, आगे के 2 हम ट्रिगर नहीं करेंगे। ऐसे 4 स्टेज तक जाएंगे हम। तो 2 स्टेज में आ जाता है, तीसरा चौथा ज्यादा से लगता नहीं। अगर आपका बहुत ही खराब है, बहुत पुराना इंडक्टर है, इसी केस में जैसे कि पुराना हीटर होता है, हमारे जो वाटर हीटर रहते हैं या पुराने एसी होते हैं, उस केस में हमें ज्यादा से ज्यादा पावर फैक्टर करेक्शन करने पड़ते हैं। न्यू इक्विपमेंट के लिए 2 कैपेसिटर भी काफी है। सर वो थिंग्स पे हमारी प्रोग्रामिंग कैसे रन होगी और इंस्ट्रक्शन सेट कैसे रहेगा वो भी समझा दीजिए। थिंग्स पिक पे हमारे खाली वैल्यूज जाएंगे, पावर फैक्टर के आपके जो इम्प्रूव्ड वैल्यूज है, जो करेक्टेड पावर फैक्टर है उसकी वैल्यू आपको थिंग्स पिक पे दिखेगी और उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ दिखेगा और ग्राफ से आपको पता चलेगा कि आपका पावर फैक्टर इम्प्रूविंग है कि नहीं है। ओके सर। यस। सर पीआईसी के एडवांटेजेस बताइए सर, ऑर्डिनो के ऊपर या फिर दूसरे एटमेगा के ऊपर। Yes, PIC is a very industrial grade and stable microcontroller जो 85 डिग्री तक स्टैंड हो सकता है। ये सबसे पहला एडवांटेज है। PIC हाई स्पीड है आपके आर्डिनो से, क्योंकि आर्डिनो के ऊपर 12 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल होता है, 8 या 12 मेगाहर्ट्ज का, दोनों में से एक रहता है। और इसके ऊपर 20 मेगाहर्ट्ज का रहता है, तो इसका स्पीड भी ज्यादा रहता है। तीसरी चीज है स्टेबिलिटी एंड एक्यूरेसी, जो आर्डिनो से ज्यादा है इसके ऊपर। आर्डिनो इज जस्ट अ DIY किट, मतलब प्रोजेक्ट लेवल के लिए ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री ग्रेड में आप आर्डिनो को कहीं पे भी नहीं देखेंगे, आर्डिनो दिखेगा नहीं आपको ज्यादा से ज्यादा। यही पिक माइक्रो कंट्रोलर या आपको आर्म के जो कोर्टेक्स रहते हैं वो सीरीज रहेंगे, नहीं तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के पिक रहेंगे माइक्रो कंट्रोलर्स। और ESP8266 फॉर वाईफाई, क्योंकि पिक माइक्रो कंट्रोलर में आपको इनबिल्ट वाईफाई अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम एक्सटर्नल वाईफाई का प्रोविजन किए है इसमें। और आर्डिनो यूज करेंगे तो भी आपको 8266 लगाना ही पड़ेगा। ओके सर। सर पहला वाला एडवांटेजेस रिपीट कीजिए ना पीएससी का। पीआईसी का, हाँ, टेम्परेचर लेवल, मतलब अभी सपोज मेरा अगर राजस्थान में लगाया है सपोज, तो राजस्थान में धूप के समय में 50 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, उस केस में आर्डिनो आपका सही से बिहेव नहीं करेगा। लेकिन पिक का मैक्सिमम 85 डिग्री तक आपका पिक स्टैंड हो सकता है, तो इसीलिए हम इंडस्ट्रियल ग्रेड में हम पिक यूज करते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक एडवांटेज। और दूसरा एडवांटेज है कॉस्ट इफिशिएंट, पिक की कॉस्टिंग आपकी इससे कम है आर्डिनो से, ये भी एक मैटर है। और कुछ अब हेलो, यस सर। और कुछ डाउट्स?
हेलो। Yes, sir, we are discussing. Wait a minute. ओके। सर वो ESP वाईफाई मॉड्यूल जो है ना वो एक बार एक्सप्लेन कीजिए डिटेल में थोड़ा। ESP8266 एक वो भी माइक्रो कंट्रोलर ही है। उसके ऊपर 8 GPIO रहते हैं और एक आपका एनालॉग पिन रहता है, और उसके अंदर आपको 30 dB से लेके 20 dB तक का वाईफाई मिलता है। उसका मैक्सिमम करंट कंजम्पशन 150 मिली एम्पियर है, और अब उसके मतलब अच्छी खासी रेंज है वाईफाई की। 100 मीटर की रेंज है अगर आप ऑफलाइन यूज करना चाहते हैं, और थिंग स्पीक के लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो भी अच्छी है उसकी। मतलब अगर आप ऑफलाइन यूज करेंगे तो 13 dB कंजम्पशन होगा आपका, और ये, और अगर आप इंटरनेट के साथ करेंगे तो 15 dB। सर हमें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली PIC में करनी है कि ESP में करनी है? दोनों में भी कर रही है। PIC के लिए आप MPLAB करके सॉफ्टवेयर होता है उसका यूज करेंगे, जिसमें आप पावर फैक्टर कैलकुलेशन तक और स्विचिंग का सारा कोड उसमें करेंगे, और जो पावर फैक्टर की वैल्यू है वो सीरियली आप ट्रांसफर करेंगे ESP को। ESP का काम क्या है, जो आपको सीरियली वैल्यू आ रही है उसको रीड करना है और उसको IoT पे मतलब थिंग स्पीक के इस पे डालना है। उसके लिए दो प्रोटोकॉल है। एक पहला प्रोटोकॉल है MQTT नाम है उसका प्रोटोकॉल का, आप चाहिए तो नोट करके लीजिए, और सेकंड प्रोटोकॉल है HTTPS। ओके, उसमें से हम यूज करेंगे HTTPS प्रोटोकॉल, क्योंकि आपका जो थिंग स्पीक सर्वर है वो HTTPS प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। MQTT के लिए सपोर्टेड नहीं है उनका थिंग स्पीक का। और थिंग स्पीक जो है वो एक क्लाउड है। क्लाउड मतलब क्या, अभी आपका जैसे कि आपका घर होता है उसका एक एड्रेस होता है, वैसे क्लाउड भी सेम वैसे ही है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे आप आपका डेटा डाल सकते हैं। सेम उस तरह आपका उन्होंने एक इंटरफेस आपको दिया है, उसका एक आपको आईडी देंगे, वो आप आपके प्रोग्राम में डालेंगे वो आईडी, और आपका डेटा है वो वहां पे सेम एग्जैक्टली वही लोकेशन पे जाएगा, हमेशा दूसरी जगह पे नहीं जाएगा। और ये थिंगस्पीक जो क्लाउड है वो आपको पता होगा, मैटलैब करके सॉफ्टवेयर होता है मैथवर्क कंपनी का, उनका है वो सॉफ्टवेयर वो। सर PIC में जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो कौन सी लैंग्वेज है, और ESP में करने वाली प्रोग्रामिंग की कौन सी लैंग्वेज है? PIC में करेंगे वो C लैंग्वेज है, और इसमें करेंगे वो C++। ESP में करेंगे वो C++ है, एम्बेडेड C एंड C++। सर और वो सॉफ्टवेयर में है ना, हमें वो आर्डिनो करके मेंशन किया था वो PPT में, और प्रोटेस नाम का एक सॉफ्टवेयर था। प्रोटिस होता है वो डिजाइन के लिए होता है, मतलब आपका जो स्कीमेटिक बनेगा वो प्रोटिस में रहेगा। और आर्डिनो आर्डिनो आईडी में ESP जो होता है उसका कोडिंग आर्डिनो आईडी में होता है। आईडी आपका आर्डिनो का ही रहेगा। एक दो आईडी में होता है, एक तो आर्डिनो में, नहीं तो प्लेटफॉर्म IO करके होता है, लेकिन हम आर्डिनो आईडी में ही करेंगे क्योंकि वो इजीली अवेलेबल भी है और आपको इंस्टॉलेशन के लिए भी आसान है वो। सर मतलब हमारे प्रोजेक्ट में ऑर्डिनो यूज होगा? आर्डिनो नहीं यूज होगा, ओनली आईडी यूज करेंगे आर्डिनो का आईडी। सर ESP ही है ना वो आर्डिनो आईडी? ये हाँ सॉफ्टवेयर है, इट इज जस्ट आईडी सॉफ्टवेयर, और ESP इज अ माइक्रो कंट्रोलर। और आपका आर्डिनो उनो रहता है वो माइक्रो कंट्रोलर है, उसका प्रोग्रामिंग आपका आर्डिनो आईडी में होता है। ओके सर। यस।
हेलो सर। हाँ बोलिए ना। सर पीआईसी की हमें सर्किट सॉरी पिन डायग्राम चाहिए थी। हाँ मिल जाएगी। पिक 16 की आपको पिन डायग्राम डेटा शीट भेज देंगे प्रेम सर। सर लेकिन उसमें तो 40 पिन है ना, और हाँ, 40 कौन सी पर्टिकुलर पिन हमें यूज करने हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए, तो वो भी रहेगा ना सर उसमें? RA0 लिख लीजिए, RA0 एंड RA1 पिन है, वो हम यूज करेंगे। RA0 है वो करंट के लिए यूज करेंगे, करंट मेजरमेंट के लिए। RA1 है वो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए यूज करेंगे। ओके ओके सर। हाँ, पोर्ट डी है जो आपका, डी के सारे 0 से लेके 7 तक, उसको आपका एलसीडी के डेटा पिंस कनेक्टेड होगी। ओके और पोर्ट सी के 0 और 1 नंबर के जो पिन है उसको आपके कनेक्टेड हो गए RS एंड इनेबल पिन एलसीडी के। और RB0 RB1 ये जो दो RB0 RB1 ये पिन है, इस पे आपका कनेक्टेड होगा इंटरप्ट के जो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर के जो पिन है आउटपुट के करंट एंड वोल्टेज के, वो आपके कनेक्टेड होगा RB0 एंड RB1 पे। सर पोर्ट सी के रिपीट कीजिए। पोर्ट सी के पोर्ट सी जीरो पिन RC0 एंड RC1, ये RC0 पे होगा RS पिन एलसीडी का, RC1 पे होगा EN पिन एलसीडी का। और RB0 RB1 पे आपके जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर के इनपुट रहेंगे, ZCD1 एंड ZCD2 ऐसा लिख दीजिए चाहिए तो आप। RB0 पे 1 और RB1 पे 2। सर लोड की कैपेसिटी क्या होगी, मतलब क्या रेंज है लोड की? वो आपके ऊपर है, आप कौन सा भी लगाएंगे उसके ऊपर। तो आप अगर आप 60 वैट का बल्ब लगाएंगे तो उसका पावर फैक्टर नियरली 0.9 के आसपास रहेगा। आप अगर कॉइल लगाएंगे हीटर कॉइल तो उसका पावर फैक्टर 85 के नीचे रहेगा, थोड़ा सा 83 या 84, 0.83 0.84। आप कौन सा लगाएंगे उसके इसमें रहेगा। हमारा 0 से लेके 1 तक वेरी होता है पावर फैक्टर। और आप अगर रेजिस्टिव लगाएंगे तो वो 1 के करीब करीब रहेगा, नियर बाय 1। नहीं, जैसे अब हमारा कल प्रेजेंटेशन है तो वहाँ पे हमें पूछेंगे कि कैपेसिटर बैंक की आपने क्या रेंज ली है, तो हम उनको ये बताएंगे कि लोड के हिसाब से हमने कैपेसिटर बैंक लिया है। तो फिर वो लोड की हम स्पेसिफिकेशंस पूछेंगे। लोड आप इसलिए हम मतलब अभी डिसाइडेड नहीं है हमारा लोड कौन सा रखना है, क्या रखना है। मैक्सिमम आप बता दीजिए कि आपका जो APF से 1 किलोवाट के लिए 1 किलोवाट तक का आप मैक्सिमम लोड लगा सकते हैं। 1 किलोवाट मतलब आपका नियरली पकड़ा जाए तो 5 एम्पियर मैक्सिमम, 5 एम्पियर। और आपका प्रोजेक्ट के लिए 5 एम्पियर सफिशिएंट है, क्योंकि आपको वो भी बहुत प्रिकॉशन के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि AC वोल्टेज है और 5 एम्पियर मतलब बहुत ज्यादा होता है करंट 1 किलोवाट मतलब। 1 kV के लिए आपने डिजाइन किया, ऐसा बता सकते हैं आप। ठीक है, मतलब लोड हम उतना ही रखेंगे। यस हाँ। ओके।
सर हेलो। हेलो, हाँ बोलिए मैम। सर हम आपको कल कांटेक्ट कर सकते हैं क्या, फिर से एक रिवीजन लेक्चर के लिए? वो आप प्रियम सर से डिस्कस कर दीजिए एक बार उसके बारे में। क्या हो गया? हाँ सर, वो क्या बोल रहे हैं? हाँ, वो बोलिए। कल एक बार सर एक्चुअली हमारा कैसे, हम 4th ग्रुप है और कल शायद हमारा चांस नहीं आएगा, परसों तक ही आएगा और कल तक के हमें बहुत सारे डाउट्स भी क्रिएट हो जाएंगी ठीक जो है। कि हमें पूछने हैं। तो आप एक काम जैसे कीजिएगा, आज के पूरे दिन में बहुत डाउट हुए हमें, तो अभी पूछे हमने आपसे। कोई दिक्कत नहीं। तो आप एक जल्दी हो काम सकते कीजिएगा, हैं। इसकी रिकॉर्डिंग और जैसे आपकी काफ़ी रिकॉर्डिंग्स है जो आप लोगों की ESP और IoT को लेके थी, उन सब की अभी मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा बेसिक ट्रेनिंग की, वो आप लोग देख लीजिएगा। आपके जो भी डाउट आते हैं वो आप मुझे लिस्ट डाउन करके क्वेश्चन भेज दीजिएगा ग्रुप में, उसके मैं आपको आंसर रिटर्न फॉर्मेट में दिलवा दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा। ठीक है? ओके सर, हाँ थैंक यू सर। ठीक है, तो आज की मीटिंग एंड करें। यस सर, यस सर, थैंक ठीक यू। है, बाय।